तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और मैं गुड्डू शर्मा सौड़ी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म और लवण का पार्ट 1 है। हम लोगों ने 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरा अच्छे तरीक़ा से हमने कंप्लीट किया है और हम लोग सेकंड चैप्टर जो है लेकर आए हैं अम्ल, भस्म और लवण। और इसी तरह से मैं सभी चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा करके पढ़ाऊंगा और यहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं पढ़ करके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, इसमें अम्ल और भस्म और लवण के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक लुईस के अनुसार पहले जो है ना पूछता है कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल जो है एक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? तो वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। और यह परिभाषा अम्ल का किसने बताया? वैज्ञानिक लुईस ने। पूछेगा वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल वैज्ञानिक लुईस के अनुसार। और क्षार या भस्म, क्षारक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको भस्म भी बोला जाता है या बेस भी बोला जाता है। तो भस्म या क्षारक क्या होता है? तो वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसको क्या कहते हैं? क्षारक या भस्म कहते हैं। भस्म कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पूछेगा वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल किसको कहते हैं और क्षार किसको कहते हैं। तो वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और भस्म किसको बोलते हैं? तो वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने समझ गए होंगे। और हम लोग बहुत सारे ऐसे पदार्थ खाते हैं जिसमें अम्ल होता है और वैसे पदार्थ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, तो वैसे पदार्थ को भस्म कहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, और आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे और लुईस नामक वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने भी अम्ल और क्षार का परिभाषा बताया कि अम्ल किसको कहते हैं और क्षार किसको कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। जो जल में घुल कर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। जैसे देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है? ये भी एक तरह का अम्ल है ना। अम्ल के बहुत सारे उदाहरण जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, HCOOH इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, है ना, या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये चींटियों के डंक में ही अम्ल पाया जाता है। HCOOH फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। CH3COOH ये सिरका में अम्ल पाया जाता है, विनेगर में, इसको बोलते हैं एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल CH3COOH एसेटिक अम्ल। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं जो इसको याद रखना है, परीक्षा में आते हैं यहाँ से। तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, जो जल में घुल कर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। जैसे देखिए, जैसे HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालेंगे तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव टूट जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन दिया। और H2SO4 को जल में डालें तो H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में टूटता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी H पॉजिटिव मिला। यानी अम्ल किसको कहते हैं? तो आर्हेनियस ने बताया कि वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में कोई भी अम्लीय पदार्थ को डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा ही, हाइड्रोजन आयन देगा। तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल भी कहते हैं। या वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा भी होता है तो और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। क्षार या भस्म वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और जो
जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH निगेटिव देता है, तो उसको कहा जाता है क्षार या भस्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्षार या भस्म किसको बोलते हैं, तो वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुल करके OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को भस्म या क्षार। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है NaOH। NaOH एक क्षार है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, Na से सोडियम, OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको जल में डालें, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव देता है। तो OH निगेटिव जहाँ पर भी देखेंगे, OH में देखेंगे OH, वो है क्षार है। इस तरह से पहचानने का एक तरीका है। तो बेसिकली जो है यह क्षार या भस्म किसको बोलते हैं, जो वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और जो जल में घुल करके OH निगेटिव देता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डालने पर क्या दिया, OH निगेटिव है ना, OH निगेटिव दिया, तो ये क्या है, क्षार है या भस्म है। KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, Na को सोडियम पढ़ते हैं, K को पोटेशियम पढ़ते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है ना क्षार या भस्म का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और क्षार आर्हेनियस के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे। आपको आई होप, मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे अम्ल और क्षार क्या होता है। अम्ल आर्हेनियस है ना, पूछेगा कि वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा बताइए, तो बोलना है कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार किसको बोलते हैं, जो वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार बताइए अम्ल किसको कहते हैं और क्षार किसको कहते हैं, तो बताना है कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है और जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और क्षार या भस्म किसको करते हैं, वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में कड़वा होता है, जो जल में घुल करके OH निगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं भस्म या क्षार कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन जब हम लोग HCl यानी कि अम्ल को जल में डालते हैं तो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और ये हाइड्रोजन आयन जब जल से अभिक्रिया करता है तो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन आयन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यानी H पॉजिटिव जो है H2O से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H2O से अभिक्रिया करके H3O प्लस बना लेता है, H3O प्लस बना लेता है। यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, याद रखना है। क्षार किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षार क्या होता है। देखिए क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे सभी जो क्षारक जो होते हैं ना, क्षार या भस्म, सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। यानी जो वैसे भस्म, ठीक है, या वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील भस्म या क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी को बोल सकते हैं क्षार। आगे पढ़ना अम्ल या गुण, अम्ल के गुण के बारे में है ना, कि अम्ल के बहुत सारे गुण होते हैं है ना, कौन कौन, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में जो है ना अम्ल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और क्षार के बारे में कम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल के गुण के बारे में। अम्ल जो होता है कि निम्नलिखित गुण होता है। जैसे आपके अंदर जो है ना, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, प्रॉपर्टी होंगे है ना, कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ होंगे, आप बहुत तेज दौड़ते होंगे, आपको में बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, आप बहुत गोरे हैं, बहुत हैंडसम, तो बहुत सारे गुण हैं। तो उसी तरह अम्ल के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, उन गुणों को पढ़ना है। जैसे पहला गुण है, यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता है, पहला गुण हो गया। यह विषैला और तीव्र नाशक गुण वाला होता है, यानी ये विषैला होता है, पॉइजन। अगर इसको आप खा लेते हैं, कोई अम्ल जो है ना, सभी अम्ल ऐसे नहीं होते, यानी कुछ कुछ अम्ल क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, पॉइजन होते हैं। जैसे फिनॉल एक तरह का जो है ना, ये अम्ल है ना, C6H5OH सूत्र होता है इसका। तो फिनॉल क्या है, एक तरह के अम्ल है ना, और ये अम्ल जो है ना बहुत जहरीला होता है, अगर खा लिए तो मर जाएंगे। और दूसरा है तीव्र नाशक गुण वाला। अगर यह
किसी के ऊपर अगर यह है ना, क्योंकि अम्ल को तेजाब बोला जाता है ना, एक तरह अम्ल को ही उर्दू में तेजाब भी बोलते हैं। तो अगर अम्ल जो है किसी के शरीर पर गिरा तो पूरा जला कर राख कर देता है, जला देता है। जैसे बैटरी के अंदर जो होता है ना, बैटरी के अंदर जो पानी होता है वो एक तरह के अम्ल ही होता है। देखो बैटरी का पानी अगर किसी शरीर पर गिर गया ना तो पूरा जो है जला देता है। तो ये विषैला और तीव्र नाशक गुण वाला, तीव्र रूप से तुरंत भर में एकदम तीव्र मने हो गया जल्दी, और नाश कर देता है ना, जला देता है। और यह इसमें ये संक्षारक होता है, यानी ये जंग से बचाता है। जैसे बैटरी के अंदर H2SO4 अम्ल डाल रहता है तो बैटरी के अंदर जंग नहीं लगता है ना। तो यह संक्षारक का भी काम करता है। संक्षारक का मतलब जंगरोधी, संक्षारक का मतलब जंगरोधी, मतलब जंग से बचाने वाला। और यह सूचक पर प्रभाव, अगला जो गुण है सूचक पर प्रभाव। सूचक क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करता है, उसको सूचक कहते हैं। इसको बोलते हैं इंडिकेटर, यानी ये इंडिकेट करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अगर पता करना चाहते हैं, जैसे आप हर चीज़ को तो चीख करके पता नहीं करेंगे ना कि क्या है ना। जो स्वाद में खट्टा होता है तो आप हर चीज़ के चीखते रहेंगे, कितने सारी दुनिया में ऐसे पदार्थ है, वो अम्ल है क्षार है, पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, सूचक बनाया। और सूचक को हम लोग, सूचक के आधार पर जो है ना हम लोग बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सूचक। तो सूचक अगर कोई अम्लीय पदार्थ है तो सूचक कई प्रकार के होते हैं। लाल रंग का, नीला रंग का। देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, तो प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी भी एक तरह का सूचक के काम करता है। जैसे हल्दी जो है ना आपके व्हाइट शर्ट पर अगर गिर जाता है तो अगर आप क्या करते हैं साबुन से या सरफ से धोते हैं तो देखें वहाँ पर रंग बदल जाता है। तो क्या हो रहा है कि हल्दी अपना रंग बदल करके क्या करता है ना, साबुन जो होता है कड़वा होता है, तो साबुन जो होता है ये क्षारीय गुण वाला होता है। जब साबुन और हल्दी जो है अम्लीय है, जैसे ही अगर येलो रहता है तो ये पीला होता है शुरू में, लेकिन उसके बाद अब साबुन से धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पीला से थोड़ा लाल टाइप का हो जाता है। तो अपना हल्दी जो होता है पीला से लाल हो जाता है। तो हल्दी अपना रंग बदल करके जो है ना, यह रंग बदल करके, गंध बदल के, इस तरह से ये अम्ल और क्षार की जानकारी देता है पदार्थ। लाल पत्ता गोभी आप लोगों ने देखा होगा, ये भी एक क्या तरह के सूचक के काम करता है। चुकंदर लाल, बैगनी और लाल रंग क्या होता है, मानव निर्मित सूचक। वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, सूचक मानवों के द्वारा बनाए गए सूचक को मानव निर्मित। जैसे लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो होता है या लाइकेन से बनाया गया है। लाइकेन नामक पौधा होता है जो ब्रायोफाइटा जगत में आता है। ब्रायोफाइटा है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थैलोफाइटा, यानी शैवाल जगत में आता है यह लाइकेन। और लाइकेन के पौधे से ही ये लिटमस पत्र बनाए गए, लाल नीला, है ना। तो ये सूचक पर प्रभाव, अगर कोई नीला लिटमस पत्र है तो अगर कोई अम्लीय पदार्थ है तो अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या कर देता है, अम्लीय अगर कोई विलयन है, अम्लीय पदार्थ है तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देता है। तो अम्ल के अंदर ये गुण होता है कि नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। सूचक पर प्रभाव है अम्ल का। तो इस तरह से सूचक 3 प्रकार के होता है। प्राकृतिक सूचक, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी। एक बार क्वेश्चन आया होता 2 नंबर में, सूचक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, तो इसको लिख देंगे। वैसे पदार्थ जो विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करते हैं उसको क्या कहते हैं, सूचक। ये सूचक 3 प्रकार के होता है, प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक, गंधीय सूचक। तीसरा क्या है, गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक और गंधीय सूचक, है ना। तो प्राकृतिक सूचक प्रकृति के द्वारा, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी हो गया। मानव निर्मित सूचक, तो मानव के द्वारा बनाए गए सूचक को मानव निर्मित सूचक कहते हैं, लिटमस पत्र जैसे लाल नीला। गंधीय सूचक एक गंध बदल करके अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, उसको बोलते हैं गंधीय सूचक, जैसे लौंग का तेल, टिनॉन का तेल इत्यादि। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद।
तो बच्चे आगे हम लोग देखते हैं सूचक के बारे में। तो अभी बता रहे ना, सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अम्लीयता और क्षारीयता की क्या करता है, वैसे पदार्थ को जो अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करता है। कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ क्षार है, और यह रंग बदल करके या गंध बदल करके ये क्या करता है, कोई भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करता है। तो सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी पदार्थ की या किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान रंग बदल करके या गंध बदल करके करता है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सूचक यहाँ पर है और जैसे लिटमस पत्र है, अगर अम्लीय है तो यह लाल कर देगा, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। तो समझ जाना है कि यह अम्लीय है, और क्षारीय रहेगा तो नीला, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो सूचक लिटमस पत्र को अगर लाल कर दिया है तो अम्लीय है, और नीला कर दिया है तो क्षारीय है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज अगर अम्ल में जाएगा तो लाल हो जाएगा, और क्षार में जाएगा तो पीला हो जाएगा। फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन जो है ये अगर अम्ल में जाएगा तो ये रंगहीन होता है, और अगर क्षारीय पदार्थ में जाता है तो गुलाबी हो जाता है। यह अगर अम्लीय पदार्थ में जाएगा तो चुकंदर जो है अम्लीय पदार्थ में लाल बैगनी और क्षारीय पीला, है ना। लाल गोभी पत्ता, लाल गोभी पत्ता जो है अम्लीय रहेगा तो लाल बैगनी, और जब क्षारीय होता है तो यह हरा हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रखें। लिटमस, लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त, लाइकेन या लीचेन से प्राप्त, लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो होता है यह लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा जगत में आता है। यह प्राकृतिक रूप से बैगनी होता है और उदासीन होता है, और ये दो तरह के हो सकते हैं। ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल जो है ना आता है, इंपॉर्टेंट टेबल है पदार्थ और कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल होते हैं। नींबू या संतरा में कौन से अम्ल होते हैं, तो साइट्रिक। यहाँ से हर साल जो है ना इसको याद कर लीजिए, 2 नंबर हर साल आता है, यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन। तो नींबू या संतरा दोनों में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक। स से संतरा, स से साइट्रिक। दूसरा सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक। सिरका या विनेगर में होता है एसेटिक अम्ल, है ना। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। कभी कभी यही जो है सिरका का IUPAC नाम ही दे देता है, एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, CH3COOH। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में कौन अम्ल, ऑक्जेलिक। टमाटर में कौन अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या इसी को मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। सूत्र होता है HCOOH। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, HCOOH। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोग के अमाशय है, जो भोजन पचने वाला अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग आगे देखते हैं ना अम्ल की रासायनिक। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुण। तो चलिए, अम्ल के साथ अब हम लोग अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देखते हैं ना। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के साथ, तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कोई होना चाहिए धातु, अधिक क्रियाशील, जो अब जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त है। क्वेश्चन पूछता है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, याद रखिएगा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। और ये भी याद रखना, धातु हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी आप लोग को बताया था इसके पहले वाला जो है चैप्टर में, कि इस तरह से एक ट्रिक से याद रखिएगा कि कौन सा क्रियाशील धातु ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। ये देखिए हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील रहेगा तो अम्ल से वही धातु जो है ना विस्थापित करेगा, अन्यथा
यहाँ से अगर मान लिए कॉपर अगर कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जो होता है हाइड्रोजन से कम होता है। तो हाइड्रोजन से कोई अधिक क्रियाशील धातु के परमाणु होना चाहिए, तभी तो जो है ना हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित करेगा, है ना। तो इस तरह से अभिक्रिया होगा। इस तरह से याद रखना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आ गया है। काशीनाथ जो होता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जो आ गया, स्ट्रिक्स है। स्ट्रिक्स के मदद से आप धातु के क्रियाशील श्रेणी को याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो है धातु की क्रियाशीलता जो श्रेणी है क्या हो रहा है, घट रही है। ऊपर से ये घटते क्रम में लिखा गया है। कौन से क्रम में लिखा गया है, घटते क्रम में। तो ऊपर में क्रियाशील ज़्यादा है और नीचे आ रहे हैं तो क्रियाशीलता श्रेणी घटते जा रहा है। लिथियम का सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, यह है Hg पारा है, ये चांदी हो गया और सोना हो गया। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्रियाशीलता की श्रेणी धातुओं की घटते जा रही है। सबसे अधिक जो है सब नीचे वाला में क्रियाशीलता कम है। यहाँ से हाइड्रोजन से नीचे जितने भी कॉपर, पारा, चांदी और सोना जो है सभी एक कम क्रियाशील है, और ऊपर जो है ना बहुत अधिक। जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो हवा पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब हाइड्रोजन से कोई अधिक क्रियाशील धातु जो होना चाहिए, धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, है ना, तभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और लवण का निर्माण करता है, और साथ ही साथ कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस, याद रखना है। जैसे देखिए सोडियम जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को यहाँ सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और खुद वहाँ स्थान लेकर के NaCl लवण का निर्माण करेगा और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस तरह से देखिए इस टेबल के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर में है, यानी ऊपर में ताकत है, नीचे वाला कमज़ोर है। तो सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से अम्ल से भगा देगा और उसका स्थान स्वयं लेकर के नए लवण का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस तरह से याद रखिएगा, अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला जो है दूसरा, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब अम्ल करता है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, जैसे कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3 2 निगेटिव, यानी CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, इसकी संयोजकता होती है -2। HCO3 बाइकार्बोनेट, HCO3 इसका नाम है बाइकार्बोनेट। जैसे है सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्वेश्चन आता है कि या धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब भी धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया ये करता है तो लवण का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो क्वेश्चन आएगा धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब अम्ल करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जब धातु जो है ना अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण एक याद रखेंगे, धातु के कार्बोनेट पहले देखेंगे। धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जैसे है जिंक कार्बोनेट जो है H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये है धातु के कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट, और ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट लवण का निर्माण किया और जल का निर्माण किया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया। कौन सा गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह से दूसरा है धातु के बाइकार्बोनेट, है ना, इसको खाने वाला सोडा ही बोला जाता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब भी अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करता है तब वह लवण का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ जो है ना जल का निर्माण करता है, याद रखना है। अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, अगला जो गुण पढ़ना है, अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए अम्ल जो होता है
स्वाद में खट्टा होता है, भस्म जो होता है कड़वा होता है। जब ये दोनों मिलता है तो जो लवण मिलता है वो उदासीन हो जाता है, यानी कि जो पदार्थ बनता है ना ये खट्टा होता है ना मीठा होता है, यानी खट्टा ना होता है ना कड़वा होता है। इस तरह से ये उदासीन होता है ना। और इस वजह से इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया याद है। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl, HNO, NaOH क्षार, ये क्षार है और ये अम्ल है। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl जो है NaOH से अभिक्रिया करके NaCl से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl लवण का निर्माण करता है। और H2O, OH और H मिल करके क्या बनाता है, H2O जल का निर्माण करता है। तो जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। इस तरह से याद रखना है। आगे जो है धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ, जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा भास्मिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति का होता है, भास्मिक। और ये अम्ल है, धातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय है, भास्मिक प्रकृति के, यह क्षारक की क्षारीय होता है और ये अम्ल होता है। जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। धातु के ऑक्साइड, क्वेश्चन आएगा धातु के ऑक्साइड लवण, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा बोलना है कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति का होता है और जब भास्म अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये अम्लीय, ये भास्मिक प्रकृति का होता है, धातु के ऑक्साइड है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर सल्फेट और जल का निर्माण किया। कॉपर सल्फेट क्या है, एक लवण है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, धातु के ऑक्साइड, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण CuSO4 कॉपर सल्फेट और जल का निर्माण किया। आगे जो है पांचवा, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जल के साथ। जब अम्ल या भस्म या क्षारक जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, इसमें ऊष्मा निकलती है ना। देखिए जब HCl जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है ना, ये हाइड्रोनियम आयन है और साथ ही साथ ऊष्मा मुक्त होता है, रिलीज होता है ना। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ऊष्मा बनाता है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को दर्शाता है ना। अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करता है। जैसे HCl अम्ल के साथ जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन H3O+, यहाँ पर क्लोरीन आयन और ऊष्मा मुक्त करता है ना। हम लोग जानते हैं पहले चैप्टर में पढ़ते ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ना। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसको अभिकारक के राइट साइड, दायां साइड में लिखा जाता है। क्षारक भी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को दर्शाता है। जब भी क्षारक या अम्ल हो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को दिखाता है। जैसे NaOH जल के साथ अभिक्रिया किया तो Na पॉजिटिव, OH निगेटिव और ऊष्मा रिलीज किया। और ये चीज क्वेश्चन एक पूछता है कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में डालना चाहिए। देखिए जब अम्ल को हम लोग जल में डालते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसलिए जो है ना ये दिक्कत हो सकता है। यानी कि जल को अम्ल में, जल को हम भस्म में नहीं डालते हैं, भस्म को जल में डालते हैं और धीरे धीरे डालते हैं इस तरह से, क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा निकलेगा तो दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए अम्ल को जल में डाला जाता है, जल को अम्ल में नहीं डालते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ, बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में बिल्कुल अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, एक लाइक ज़रूर देंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो बिल्कुल विश्वास बनाएं और इस चीज़ों को समझें, पढ़ें। और कुछ कमियाँ रह गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो ओके बाय बच्चे, गुड नाइट।